लोकसभा के आम इंतखाबात से पहले बंगाल में जो सियासी तशद्दुद शुरू हुआ था, चुनावी नतीजों के बाद वो और तेज हो गया है। 23 मई को आए नताइज के बाद बंगाल में अब तक 13 सियासी कारकुनान की अलग अलग वारदातों में मौत हो चुकी है। शनिचर को नॉर्थ परगना इलाके में हुई झड़प में 3 लोग मारे गए, जिसमें कि 2 बीजेपी से जुड़े हुए थे, जबकि एक बरसर इख्तिदार टीएमसी से जुड़ा हुआ था। बशीरहाट ये पूरा इलाका कहलाता है, यहां पर झड़प हुई थी। उसके बाद इसी बशीरहाट में धमाका भी हुआ है एक। हालांकि अभी इसमें कितने लोगों की जान गई है या कितना नुकसान हुआ इसके बारे में नहीं पता लगा। इसके बाद बीजेपी कारकुनान अपने कार्यकर्ता को खराज अकीदत पेश करने के लिए कोलकाता ले जाने की जिद करने लगे तो पुलिस ने उन्हें रोक दिया, जिसके बाद बीजेपी ने रियासत में काला दिन मनाया। उधर बशीरहाट में ट्रेनों को भी रोका गया, साथ ही यहां पर एक धमाका भी हुआ, जैसा कि हमने बताया। इस बीच रियासत के गवर्नर केसीनाथ त्रिपाठी ने पीएम मोदी और वजीर दाखिला अमित शाह से भी मुलाकात की थी, मिलकर के उन्हें हालात की जानकारी दी थी। वजारत दाखिला ने बंगाल हुकूमत को सियासी तशद्दुद पर एडवाइजरी जारी करके रियासत में नज्मो नस्क बनाए रखने की हिदायत भी दी। तब राज्य सरकार ने कहा कि चुनाव के बाद छोटी मोटी वारदातें हुई और हालात काबू में हैं। टीएमसी का इल्जाम है कि यह ममता बनर्जी हुकूमत को कमजोर करने की साजिश है। दिक्कत यह है कि वजीर आला ममता बनर्जी अभी भी इलेक्शन मोड में है और वो इस तरह से बयान दे रही हैं जैसे कि कहती हैं कि शेरनी जख्मी होती है तो और भी खतरनाक होती है, ये उनका बयान है। तो बड़ा सवाल यह है कि क्या ममता बनर्जी पर इतना दबाव बढ़ गया है। हालांकि रक्त चरित्र की राजनीति यानी कि खूनी सियासत बंगाल के लिए कोई नई बात नहीं है। ममता बनर्जी ने लेफ्ट से भी सत्ता ऐसे ही ली थी और आज वही हालात बनते जा रहे हैं। इल्जाम यह भी लगता है कि वही काडर जो लेफ्ट का उस वक्त हुआ करता था, जो उस वक्त तशद्दुद किया करता था, वो अब इनके साथ हो लिया है और ये वही काम कर रहा है वेस्ट बंगाल में बीजेपी को रोकने के लिए। जबकि टीएमसी का इल्जाम है कि सारी करतूत बीजेपी की है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि ममता बनर्जी जिस तरह की बातें करती, जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा या शेरनी घायल होती है तो और खतरनाक होती है, वो किसके लिए कह रही हैं? क्योंकि जो लोग हैं वो उनके अपने लोग हैं, अपने वेस्ट बंगाल की आवाम है, चाहे वो बीजेपी के कार्यकर्ता हो, उसके सपोर्टर हो, उसके वोटर हो, कोई भी हो, या फिर तृणमूल की या दूसरे सियासी जमातों के, वो बंगाल की वजीर आला है। क्या ये वो भूल जाती है? बड़ा सवाल है। आइए इस पर बात करते हैं। हमारा पहला सवाल, जिन 5 सवालों के इर्द गिर्द चर्चा घूमेगी, उस पर हम बात करेंगे। पहला सवाल है कि चुनाव में हारे तो क्या जान से मारेंगे? ये बड़ा सवाल है कि चुनाव में हारेंगे तो क्या जान से मारेंगे। दूसरा सवाल, क्या ये बाकायदा सोचा समझा सियासी तशद्दुद है, जान समझ कर किया जा रहा है, और दोनों एक दूसरे पर इल्जाम लगाते हैं। तीसरा सवाल, मगरिबी बंगाल में तशद्दुद की जिम्मेदारी कौन लेगा? कायदे से तो जिसने हलफ लिया है उस रियासत को संभालने की, सीधे तौर पर उस सरकार की, उसके चीफ की, उसके लोगों की यह जिम्मेदारी होती है कि वो हिंसा को कैसे रोक रहे हैं, और अगर बढ़ रही है तो उसका जिम्मेदार कौन? चौथा सवाल, क्या ममता सरकार पर मरकज का दबाव बढ़ रहा है जिसके चलते वो इतनी एग्रेसिव हो रही है, और किस तरह का ये दबाव है? क्या उनकी सरकार को कमजोर करने की कोशिश है जैसा कि वो इल्जाम लगाती है? इस पर भी बात होगी। पांचवा सवाल, जय श्री राम बोलने पर इतनी सख्ती क्यों वेस्ट बंगाल में? यह भी बड़ा सवाल है। इस नारे ने भी बड़ा तूल पकड़ा और उसके बाद भी तशद्दुद बढ़ा है, तो इतनी सख्ती क्यों? ये हमारे 5 सवाल है, इनके इर्द गिर्द हमारी चर्चा घूमेगी। बहुत अच्छा पैनल भी मेरे साथ है और कुछ हम आपको सुनाते हैं। क्या कुछ कहना है जरा वो सुनिए, फिर आगे बढ़ते हैं। बेंगल गुजरात नय, मने राखबेन यूपीते आफ्टर इलेक्शन 25 जन जादव मारा गए, मर्डर हुए। वो पुलिस के ये बोला है, जिधर पढ़ो भाजपा का वर्कर के ऊपर केस लगाओ, लीडर के ऊपर केस लगाओ, मीटिंग का परमिशन ना दो एवं बंगाल का डेमोक्रेटिक प्रोसेस खत्म करो। गुजरात में कोई हिंसा होती है तो कहा जाता है कि वहां की सरकार जिम्मेदार, उत्तर प्रदेश में हिंसा होती है तो कहा जाता है वहां की सरकार जिम्मेदार, लेकिन वेस्ट बंगाल में अगर हिंसा हो रही तो फिर सरकार वहां की जिम्मेदारी क्यों नहीं लेना चाहती? वो मरकज पर इल्जाम लगाती है, बीजेपी पर इल्जाम लगाती है। ये कैसी राजनीति है और ये कब तक चलेगी? समझ में तो आ रहा है ये सीधी राजनीति है, अपना वकार बचाने की, अपनी सत्ता बचाने की, अपना इख्तिदार बचाने की राजनीति है, सियासत है, लेकिन ये किस हद तक जाएगी, कितनी जाने लेगी, ये भी बड़ा सवाल है। और कौन है इसका जिम्मेदार, इस पर बात करना बहुत जरूरी है। हर दिन रिजल्ट के बाद हर दिन, और ये सिलसिला इलेक्शन से पहले शुरू हुआ था जब अनाउंस हुए थे और ये
रिजल्ट के बाद तक जारी है। मेरे साथ खास मेहमान हैं, आइए उनका तारुफ मैं करवा दूं। मेरे साथ अभी फिलहाल स्टूडियो में 2 मेहमान हैं और भी मेरे साथ जुड़ेंगे। महेश वर्मा जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के तर्जुमान हैं, अक्सर मेरे प्रोग्राम का आप हिस्सा बनते हैं। आप राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के और अक्सर अपनी पार्टी का मौक़िफ़ बहुत ही सुलझे हुए अंदाज में और एग्रेसिव अंदाज में भी हमारे साथ रखते हैं। हमने अपने साथ विवेकानंद नरताम जी को भी जोड़ा है, सियासी तज्जियाकार के तौर पर इस वक्त हमारे साथ हैं। थोड़ी देर बाद हमारे साथ रमेश ठाकुर जी भी होंगे, वो भी एक सियासी तज्जियाकार हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं। साथ ही हमने तन्मय घोष जी को भी जोड़ा है, जो कि तृणमूल कांग्रेस के हिमायती हैं और बंगाल की सियासत को अच्छी तरह से समझते हैं, जानते हैं। थोड़ी देर बाद वो भी हमारे साथ होंगे। आइए आगाज करते हैं और मैं सबसे पहले आना चाहूंगा विवेकानंद नरताम जी के पास। विवेकानंद जी, ममता बनर्जी जी क्या ये नहीं समझ रही हैं, दीदी क्या ये नहीं समझ रही हैं कि वो टीएमसी की लीडर नहीं है बल्कि वेस्ट बंगाल की वजीर आला भी हैं और उनकी जिम्मेदारी इस वक्त सबकी सुरक्षा है, चाहे उन्हें किसी ने वोट दिया हो या न दिया हो। ये क्या वो नहीं समझ पा रही हैं? क्या दिक्कत क्या आ रही है जो इतना तशद्दुद, इतनी जाने जा रही है? जी इमरान, आपने सही कहा कि ममता जी सिर्फ तृणमूल की लीडर ना हो करके वो पूरे वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर है। चीफ मिनिस्टर के होने के नाते उनका दायित्व बनता है कि वो सारी जनता के सुरक्षा की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले। अब इसलिए अब मुद्दा यह है कि आपकी राजनीति में आपके मुद्दों पर आपने लड़ाई लड़ी होती तो शायद आपका जिस प्रकार से नुकसान हो रहा है अभी, शायद वो नहीं होता। और पिछले 5 सालों या फिर 10 सालों में जो भी आपने किया है वेस्ट बंगाल में, जिस प्रकार से एक निराशा की गर्त में स्टेट को धकेल दिया है आपने वेस्ट बंगाल को, वो निराशा लोगों में जो बनी हुई है वो अभी दिख रही है। आप देखिएगा कि ये जो रिसेंट की जो घटना है कि संदेशकाली नाम का गांव है जो नॉर्थ परगना डिस्ट्रिक्ट जो है, वहां पर बशीरहाट में तकरीबन उस गांव में, संदेशकाली गांव में 500 के करीब जो गुंडे हैं तृणमूल के, वो घुसते हैं और बीजेपी के कार्यकर्ताओं को मारते हैं। अब जब बीजेपी चाहती है कि उनका वो तो बीजेपी का खुद की वो अधिकार है कि वो अपने कार्यकर्ताओं का दहन कहाँ करे, उनका अंतिम संस्कार कहाँ करे। उनकी सरकार को रोकना नहीं चाहिए था, यहाँ पर पॉलिटिकल मैच्योरिटी दिखाने की आवश्यकता थी। पर मैं मानता हूं कि पॉलिटिकल मैच्योरिटी और ममता जी के कोई सूत्र जमता नहीं। आप देखेंगे कि ईद जैसा पवित्र जो उत्सव है, उस दिन वो उसका इस्तेमाल करती है और कहती है कि वहां पर पॉलिटिक्स ले आती है और कहती है कि हमसे जो टकराएगा चूर चूर के हो जाएगा। और शायरी कहती है कि मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है वही जो मंजूर खुदा होता है। अब ये तो है ही। और अब अगर वो इलेक्शन के दौरान की, लोकसभा के इलेक्शन के दौरान की अगर आप बात करेंगे, उसमें भी वही उन्होंने किया है कि एक प्रकार से जो अस्मिता, हिंदू अस्मिता में भी एक विभेद लाने की कोशिश की है कि जय श्री राम के नारे के विपक्ष में, उसके ऑपोजिट में उन्होंने एक बंगाली अस्मिता को खड़ा करने की कोशिश की। हिंदू हिंदू होता है और भारतीय भारतीय होता है। इसमें इस प्रकार के क्या तन्मय घोष से बात कर रहा था इसी मुद्दे पर कि अभी 3-4-5 दिन पुरानी बात है। तन्मय घोष यही बात कह रहे थे कि आप बंगाल पर सांस्कृतिक हमला कर रहे हैं। उनका कहना है कि जय श्री राम, उन्होंने वो चूंकि हिमायती हैं तृणमूल के, इसलिए मैं उनकी बात आपको बता रहा हूं, फिर आप जवाब देना। जी। वो कि ये कह रहे हैं, चूंकि आप संघ विचारक भी हैं, आप एक बहुत अच्छे राजनीतिक तज्जियाकार भी हैं, सियासी तज्जियाकार भी हैं। वो ये कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के लोग वहां पर नॉर्थ की संस्कृति को जबरदस्ती घुसाने की कोशिश कर रहे हैं, जो हमारी बांग्ला संस्कृति के खिलाफ है। आप जय मां दुर्गा बोलिए, जय मां काली बोलिए, जय श्री राम कह करके आप चिढ़ा रहे हैं हमको, इसीलिए ये रिएक्ट हो रहा है। आप बंगाल की संस्कृति पर हमला कर रहे हैं। वो कह रहे हैं जय बांग्ला बोलकर जो हमने नारा दिया है वो अस्मिता से ममता बनर्जी ने जोड़ लिया है। नहीं, मुद्दा ये है कि जय बांग्ला, वंदे मातरम या फिर जो भी आपने नारे दिए हैं, वो नारे कहाँ अस्वीकार्य है? वो नारे तो स्वीकार्य है ही। भारत की अस्मिता जो है, जो बंगाल में एक हम जो रिलीजियस क्या कहते हैं कि हम पॉलिटिकल, सोशल, रिलीजियस रेनेसां का केंद्र हुआ करता था बंगाल। और बंगाल में बंकिम चंद्र चटर्जी से लेकर के योगी अरविंद घोष और बाकी जो भी वहाँ के रविंद्रनाथ टैगोर से लेकर के जो भी राजनयिक रहे हैं, राजनयिक विचारक रहे हैं, उन्होंने कभी भी अपनी अस्मिता को बंगाल की अस्मिता तक ही सीमित नहीं रखा। वो संपूर्ण अखिल भारतीय अस्मिता की बात करते रहे हैं। इसलिए जय श्री राम या वंदे मातरम में कोई अंतर नहीं है। और हिंदू, बंगाली हिंदू हो या
उत्तर प्रदेश का, नॉर्थ इंडिया का हिंदू हो, हिंदू है, और वैसे भी हिंदू से आगे चल करके भारतीय है। वो किसी मजहब से जाकर के हम एक भारतीय अस्मिता के नाम से हम साथ में जुड़ते हैं। और ये हिंदू अस्मिता की जब बात करते हैं हम, ये कोई एक धार्मिक अस्मिता ना हो करके एक वो हमारे अस्तित्व के साथ जुड़े हुए एक ज्योग्राफिक, भौगोलिक अस्मिता की बात सर होती है। वो ये भी कहती हैं कि मैं अकेली हूं इस देश के अंदर में चीफ मिनिस्टर ऐसी कि जो लड़ रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार से, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व से, क्योंकि मैं निडर हूं, मैं शेरनी हूं। बाकी सारे चीफ मिनिस्टरों पर उनका तंज है जो गैर बीजेपी के हैं कि कोई उस पर आवाज नहीं उठा रहा। वो इस तरह की अपने आप को प्रमोट करें, मतलब वो राजनीति कर रही है, खुलकर कर रही है, लेकिन जाने जो जा रही है उसका कौन हिसाब देगा, ये बहुत बड़ा नहीं। वो शेरनी से मुझे याद आया कि घायल शेरनी वो कहती है कि और भी खतरनाक होती है। वो किस पर वो वार करने वाली है घायल शेरनी? वो तो बाहर नॉर्थ इंडिया में आकर वार नहीं करेगी ना, और अन्य किसी प्रदेश में जाकर वार नहीं करेगी ना। वो वार किस पर करने वाली है? तो वहां के जो बीजेपी के कार्यकर्ता है, वो बीजेपी के कार्यकर्ता है या तृणमूल के कार्यकर्ता है, लेकिन वो बंगाली है ना। जब आप बंगाली अस्मिता की जब बात कर रहे हैं तो वो अस्मिता कहां गई जब आप अपने ही लोगों को मार रहे हैं? तो ये इस प्रकार के जो सवाल है यहां पर समझिए, देखिएगा कि वो जिस प्रकार से उनके हाथ से सत्ता घिसटती जा रही है, उस प्रकार से वो ज्यादा असंतुलित होते जा रही है। ठीक है, मैं आ रहा हूं सर आपके पास, महेश वर्मा जी, बहुत सवाल उठ रहे हैं। ममता बनर्जी लगातार इल्जाम लगा रही है कि सारी कार्रवाई करतूत बीजेपी के लोगों की है, हमारे लोगों को मारा जा रहा है, हमें चिढ़ाया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, एक तरह से दबाव बनाया जा रहा है, मेरी सरकार को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। सोची समझी साजिश, ये कहना है। आप लोगों का भी 18 सीटों से मन नहीं भरा है, आपको पूरा बंगाल चाहिए और उसके लिए आप कहीं ना कहीं हिंसा पर आमादा हैं, ये उनका इल्जाम है। क्या कहेंगे? खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे, आप यही कह सकते हैं। ममता जी की शायद एक आदत सी अब बन गई है, ठीक है ना। उनका टेम्परामेंट हमेशा यही रहा है, जिस टेम्परामेंट की वो राजनीति की है, जिस तरह से वो संघर्ष करके यहाँ पहुंची हैं। लेकिन आखिर में वो संघर्ष और उनकी जो एक संघर्ष की वजह से जो उनको सत्ता हासिल हुआ, वो उससे किसी तरह से जनता का भला नहीं कर पाई, नाकाम रही। उस बौखलाहट में कहीं आज इस तरह से अनाप शनाप प्रलाप करने के लिए वो मजबूर है, पहली बात। दूसरी बात, आपको समझना होगा कि इससे पहले जब विधानसभा वो चुनाव जीती थी तो उसमें एक ऐसा फौज तैयार किया था कि वो फौज आज के डेट में इनके देखरेख में, इनके रहनुमाई में, वहाँ पे कोई आदमी अवैध हथियार का फैक्ट्री चला रहा है, कोई आदमी नशे का धंधा कर रहा है, कोई वहाँ तस्करी कर रहा है, कोई आदमी वहाँ आप समझिए इस्लाम के नाम पर लोगों का ब्रेन वॉश करके उनको आतंकवादी बनाने का काम करता रहा है। कई ऐसी घटनाएं हुई जो ममता जी के इस शासनकाल में आप देखिएगा कि वहाँ पे ऐसी ऐसी चीज़ें सामने आई, ऐसे ऐसे हमारे बच्चे पकड़े गए और उनको इस तरह से इन्होंने छूट दिया और इस तरह से बढ़ावा दिया। उसका परिणाम क्या हुआ? जब केंद्र ये सलाह दे रहा है कि आप वेस्ट बंगाल की हालत को सुधारिए, वहां पर कानून व्यवस्था को ठीक पटरी पर लाइए, तो वहां की सरकार का जवाब आता है कि हालात पूरी तरह से काबू में है, इलेक्शन के बाद छुटपुट वारदात हुई जिस पर हमने काबू कर लिया। इसके बाद जो तशद्दुद हो रहा है वो कौन कर रहा है, कहां से हो रहा है, ये मैं जानना समझना चाहता हूं। और मर दोनों के लोग रहे हैं, मारे दोनों के लोग जा रहे हैं, मारे इंसान जा रहे हैं, मारे आम बंगाली जा रहे हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के लोग हों या टीएमसी के लोग हों। अब वही मैं आपको बताना चाह रहा था कि जो वामपंथी लोग थे जो पहले यही काम करते थे, वो किसी न किसी तरह से ममता के शरण में आकर, और ममता दीदी के वजह से जो है ये उनकी दीदी बन गई, ये उनके भाई बन गए, और ये भाई बहन की जोड़ी वहाँ पे जिस तरह की चीज़ें वो कर रही थी, वो जनता जो है उससे बहुत परेशान थी। बहु बेटियों की इज्जत बचना मुश्किल था। माँ के सामने बेटी की हत्या करके उसका कहा जाता है कि इसके रक्त में भात मिला के तू पी, और ये भाजपा कार्यकर्ता के साथ होता है। वहाँ अब तक पश्चिम बंगाल के इतिहास में 28,000 से ज़्यादा मर्डर हो चुका। और इस सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात करती हैं, ये मुख्यमंत्री होने के बाद अगर इस तरह की चीज़ों को कह रही हैं तो इससे बड़ा हास्यास्पद और इससे बड़ा घृणात्मक बात कुछ नहीं हो सकती है भारतीय राजनीति में, कि जिसका विभाजन का आधार बंगाल का, पश्चिम बंगाल और पूर्वी बंगाल का हिंदू और मुसलमान का था। पूर्वी बंगाल जो था वो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र था, पश्चिम बंगाल जो है हिंदू बाहुल्य क्षेत्र था। दुर्गा पूजा वहाँ का राष्ट्रीय पूजा, राज्य का पूजा माना जाता है, उसको वहाँ घोषित किया गया, और दुर्गा पूजा इमरान साहब भगवान राम के विजय के उपलक्ष्य में मनाया जाता है।
एक धारणा ये भी है हमारी। तो जिस भगवान प्रभु राम को लेकर इस तरह की ये टीका टिप्पणी कर रही है, साफ जाहिर होता है कि ये परोक्ष रूप से उस चीज में नाकाम रही है तो ये जो कि केंद्र सरकार ने आपकी सरकार इस वक्त मरकज की सरकार इनकी सरकार को कमजोर करना चाहती है, तशद्दुद दिखा करके, वहां पर गड़बड़ी दिखा करके, आगे कहीं ऐसा ना हो कि सरकार गिरवा दे या किसी भी तरह से राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग भी गाहे बगाहे होते रहे। मतलब माहौल मतलब विधानसभा चुनाव आते तक माहौल बर्बाद होता रहे, इस तरह का बना रहे, ये आप लोगों की साजिश है, ऐसा उनका इल्जाम है। साहब, ये इमरान साहब, एक बात, आप बहुत पढ़े लिखे और सीनियर आदमी है, सिर्फ आप ही जवाब दे दीजिए कि मुझे ये बताइए कि 23 ऐसी योजनाएं थी भारत सरकार की जो पश्चिम बंगाल में जनता को जनहित में उसका उपयोग किया जाना था, उसका कहीं ना कहीं इस्तेमाल किया जाना था। आप पूछिए कि ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार के स्वच्छता मिशन के तहत शौचालय कितना दिया, उज्ज्वला मिशन के तहत जो है गरीबों को कितने वहाँ पे सिलेंडर मिले, जो अल्पसंख्यक वर्ग थे कितने ऐसे गांव, हर जिले के 5 गांव को अल्पसंख्यक गांव को लोन देना था कौशल विकास योजना के लिए, कितने ऐसे अल्पसंख्यक गांव को इन्होंने उस श्रेणी में सम्मिलित किया, शामिल करके उसका बेनिफिट दिया। इसी तरह से कितने ऐसे लोग हैं जहाँ पे कौशल विकास केंद्र आज सबसे कम अगर किसी राज्य में है तो वो यहाँ है। आयुष्मान भारत वहाँ है ही नहीं। आप देखिए कि आज की डेट में सारे राज्य अपने यहाँ मेट्रो, अपने यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर, अपने यहाँ कृषि विपणन व्यवस्था, अपने यहाँ ई मंडी, अपने यहाँ ये सारी व्यवस्था ये क्या कर रही है कि अपने लोग कह रहे हैं तुम लोग हथियार बनाने कारखाने खोलो, तुम लोग गलत काम करो, तुम लोग मारो पीटो हत्या करो। उनके समर्थक तो आज की डेट में इनकी फेडरल सिस्टम को चुनौती दे रहे हैं। वो उनका ये कहना कि मैं लड़ रही हूं तो मुझे तंग किया जा रहा है, मैं जमकर लड़ रही हूं तो मुझे तंग किया जा रहा है, मैं बोलती हूं तो मुझे तंग किया जा रहा है। इस तरह क्यों बात करें? मतलब वो अपने आप को विक्टिम भी दिखाने की कोशिश में है, अकेले ये मुख्यमंत्री और अपने नहीं आप को है, लीडर भी और बड़ा नायक भी बताने की कोशिश में। सुनिए, अकेले ये मुख्यमंत्री नहीं है, ये आप देखिए उसके पड़ोसी राज्य में उड़ीसा में आप नवीन पटनायक साहब हैं, उसी तरह से अन्य राज्यों में भी विपक्षी दलों के हमारे विपक्षी दलों का राज्य है, सत्ता है या वो कहीं भी हो, लेकिन इस तरह का अनर्गल प्रलाप ये बंगाल को कश्मीर बनाने की कोशिश कर रही हैं, जहां एक भड़कावे की राजनीति कर रही है। गुजरात नहीं बनने नहीं, ये शेरनी नहीं है, मैं बंगाल को गुजरात नहीं बनने ये शेरनी इनको नहीं कहा जाएगा, ये शेरनी के नाम पर जानवर हैं। इनके अंदर जानवर पशुता और पाशविक वृत्ति इतनी इस कदर आ गई है साहब कि इमरान साहब कि ये आदमी अब इस पॉलिटिशियन से पहले, इंसान से पहले ये आदमी अपनी पाशविक वृत्ति का जिस तरह से परिचय दे रही है, मैं समझता हूं ये ममता के नाम पर कलंक है। चलिए मैं तन्मय जी के पास चलता हूं आपकी इन बातों को लेकर। तन्मय घोष साहब, जो इल्जाम सीधे तौर पर, बाकी बातें तो ठीक है, महेश जी ने लगाया कि बहुत सारी केंद्र की योजनाएं हैं, मरकज की योजनाएं जिनको वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी लागू ही नहीं करती, उसका फायदा लोगों तक पहुंचने नहीं देती। जबकि दूसरी ओर नवीन पटनायक की उड़ीसा की सरकार है, जब वहां पर तूफान आया तो नवीन बाबू ने कहा कि मरकज ने कहा कि हम आ रहे हैं, वजीर आजम ने कहा साथ चलेंगे, तो उन्होंने कहा जी आइए हम लोग साथ चलेंगे, लोगों की तकलीफों को साथ में देखेंगे। ममता बनर्जी क्यों इतना एग्रेसिव हो जाती है? क्यों इस तरह से अपने आप को अलग रखती हैं? श्री राम दुर्गा पूजा के विसर्जन नहीं करना है। मैं उससे जोड़ करके मैंने सवाल कर दिया। मैं शुरू थोड़ा दूसरे जगह से करता हूं। पहले महेश जी, आप जैसे सीनियर आदमी से जो पॉलिटिक्स से जुड़े हुए हो, आप अभी एक आपकी आवाज तन्मय जी आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही। मैं आऊंगा आपके पास सर, मैं आऊंगा आपके पास, अभी आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है। रमेश ठाकुर जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा इसी सवाल को लेकर के। हालांकि तन्मय जी से पूछा जाने वाला सवाल था, लेकिन मैं आपकी तरफ आऊंगा कि या तो वो कोऑपरेट नहीं कर रही हैं, अपने आप को बहुत अलग हट के लीडर दिखाना चाहती हैं, जो उन्होंने इलेक्शन से पहले दिखाने की कोशिश की थी, कामयाबी नहीं मिली, तो वो बनाए रखना चाहती हैं कम से कम विधानसभा चुनाव तक, क्योंकि वो जानती हैं कि बीजेपी पूरी तरह से घुसने की फिराक में, और बीजेपी भी देख रही है कि ऐसा ही माहौल बना रहे वहां पर, मतलब लगातार उसकी भी उपस्थिति रहे, इस तरह से वो अपने कार्यकर्ताओं को वहां पर बिजी रखे और ये कम से कम विधानसभा चुनाव तक तो चलता रहे। कैसे इसको आप देखते हैं? देखिए, जब आप ये कहते हो कि मैं लड़ने के लिए सक्षम हूं, एक जो भूखा शेर होता है, जख्मी जो शेर होता है, उसके अंदर ताकत ज्यादा आ जाती है। लेकिन ये सारी बातें तब लागू होती हैं, वो चीजें किस पे इंप्लीमेंट आप करना चाह रहे हो। आपकी अपनी जनता के लिए तो आपका कोई लेना देना नहीं रहा। कोई भी सरकार हो,
विशेष तौर पे स्टेट की, उसको सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ में कदम ताल मिला के चलना ही पड़ता है। जब आप ये कहते हो कि आप तो नीति आयोग की बैठक में भी नहीं यस, समीक्षा बैठक में मैं नहीं आऊंगी, नीति आयोग की बैठक में भी नहीं आऊंगे। आपको पता होना चाहिए नीति आयोग की बैठक में नहीं आएंगे। नीति आयोग की बैठक में क्या होता है, पूरे आपके 1 साल का खाका तैयार होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके, डेवलपमेंट को लेके, कहां कहां आपको जरूरत है, वो आपको केंद्र से पैसा मिलना होता है। जब आप आओगे ही नहीं, जब आपने स्टेट की समस्या ही नहीं बताओगे, तो आप किसके लिए लड़ रहे हो? इसका मतलब साफ है, वो लड़ाई सिर्फ आपके लिए, अपने लिए है। आप अपनी सियासी जमीन जो खसक रही है उसको बचाना चाह रहे हो। अब एक तस्वीर और हमें इमरान जी देखनी पड़ेगी इस समय। ये जो पूरा वाकया चल रहा है 2-2.5 महीने से जो हम लोग देख रहे हैं, जी सलाम पे हम कई मर्तबा बात कर चुके हैं इसी मुद्दे को लेके। वाम दल, पहले लड़ाई हुआ करती थी टीएमसी और वाम दल के बीच में, अब दोनों बिल्कुल साइलेंट है। वाम दल बिल्कुल उनके बारे में कुछ नहीं बोल रहे, कुछ भी ममता कह रही है, टीएमसी के कार्यकर्ता कुछ भी कह रहे हैं। तो मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है इनका जो गठजोड़ है, जैसे जो अभी हमने एक टूटता हुआ गठजोड़ हमने देखा है उत्तर प्रदेश में बाबू बबुआ का, ऐसा तो नहीं कि अगले साल जो चुनाव होने वाला है ये लोग अपनी दोनों जमीन बचाने के लिए इकट्ठा कर रहे हैं, क्योंकि ममता बनर्जी यूं कह ले जो वोट जो कैडर हुआ करता था वो नहीं है। अब प्रशांत किशोर, जिसको चुनावी रणनीतिकार कहा जाता है, उनको हायर करा गया है, वो अगले चुनाव के लिए उनके पास आ रहे हैं। अब खबरें ऐसी भी आ रही है, कुछ जो वाम दल के जो बड़े नेता हैं, जो खूंखार तरीके से, जो पूरी तरीके से वो उनके अंदर कुछ नहीं बचा है, वो भी अब ममता बनर्जी के पास मिल रहे हैं, जाके मीटिंग कर रहे हैं, हाथ फैला रहे हैं कि ऐसा ना हो कि बीजेपी आके, जिनके पास 3 सीटें थी पिछले विधानसभा में, वो आके कि 200 भी पार ना कर जाए, फिर सरकार बना ले आके। हालांकि जो 18 सीटें ये रमेश जी, ये तो हमारे देश की लोकतांत्रिक राजनीति का हिस्सा है। कोई आएगा कोई जाएगा, और राजनीतिक पार्टियों में इस तरह की जंग चलती है, लेकिन मर रहे हैं जो लोग, जो ये तशद्दुद, और ये भी कोई नई बात नहीं है। हालांकि कि बंगाल का जो चरित्र है वो रक्त चरित्र ही रहा है, वहां की सियासत बहुत ज्यादा एग्रेसिव और बहुत ज्यादा हिंसक होती है, लेकिन इस बार तो अति हो रही है। जो लोग मर रहे हैं उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? मैं उसी पे आ रहा था। वाम दल का जो सरकारी आंकड़ा है वो 35,000 लोगों को मरने का है, और टीएमसी का जो है वो 11,000 लोगों को मरने का है। जी, आपके पास आ रहा हूं। अब क्या है, अब इस दो महीने के अंतराल में हमने जो देखा है बीजेपी और टीएमसी के, एक का 28 का आंकड़ा हो चुका है, कल 4 लोग मरे हैं। ये सिलसिला रुकने का नाम नहीं लिया जा रहा है। लेकिन इमरान जी, सबसे बड़ी बात है, केंद्र सरकार किस चीज का इंतजार कर रही है? जब आपने सफुगा ये छोड़ा है कि हम राष्ट्रपति शासन वहां पे लगा देंगे, और अभी मेरे आईबी के बड़े अधिकारी से बात हो रही थी, अनऑफिशियल, उन्होंने मुझे बताया कि 4 महीने से हमारे पास जो बॉर्डर से रिलेटेड जो खबरें होती थी गुप्त, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से नहीं आ रही है। ये बहुत बड़ा मामला है। आपका जो बॉर्डर है वो सिस्टम की भी इन्हें सीधे तौर पर धज्जियां उड़ रही हैं। बिल्कुल, आपका जो बॉर्डर है, संबंध है इस देश का, उसको भी कहीं ना कहीं नकारा जा रहा है, उसकी अवहेलना हो रही है। बहुत खतरनाक हालात है। 1 मिनट के लिए मैं जरा तन्मय को सुन लूं सर, फिर मैं ब्रेक लूंगा, क्योंकि अब वो उनकी आवाज वहां से ठीक हुई है। जी तन्मय, अपनी बात रखिए मेरे उसी सवाल के साथ, और जो बात अभी रमेश जी ने भी कही, बाकी लोगों ने भी कही। अभी सुना आ रहा है? हाँ सर, आ रहा है। ओके, सो पहले तो महेश जी जो बोला, इट इज नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम सीनियर पॉलिटिशियन लाइक हिम। पहले उन्होंने बोला कि ममता जी जानवर है, तो इसके लिए उनको क्षमा मांगना चाहिए, क्योंकि वो टीएमसी हो या किसी का पार्टी का भी हो, वो आखिर में तो एक सीएम तो है कोई भी राज्य का। अभी आप दूसरे बात में जा रहा हूं। देखिए, प्योरली राजनीति में कौन सत्ता में आएगा, इसके लिए आम आदमी का कत्ल हो रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल। लेकिन सर, आप ममता दीदी की तरफ से भी ये बात चुनावी रैली में आई कि गुंडा है, कौन गुंडा है, किसके लिए शब्दों का इस्तेमाल किया गया, तो ऐसा तो नहीं है। देखिए, कि वहां से नहीं आए होंगे इस तरह के शब्द, वो भी गलत थे, ये भी गलत हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन शेरनी कहा, अगर आप शेरनी कह रहे हैं, तन्मय जी मैं माफी चाहूंगा 1 सेकंड के लिए, 1 सेकंड के लिए, कि आप अगर शेरनी अपने आप को कह रही हैं, तो शेरनी किस वजह से कह रही है, किस संदर्भ में कह रही है, कोई कारण बताइए, अदरवाइज उसको जानवर ही माना जाएगा। शेरनी एक जंगल का जानवर होता है, इस चीज को समझिए। मैं उस अर्थ में बोला हूँ इस बात को। अगर वो शेरनी है, शेरनी का है ना, भूख के खिलाफ शेरनी है, गरीबी के खिलाफ शेरनी है, भ्रष्टाचार के खिलाफ शेरनी है, इस देश के राष्ट्रवाद के खिलाफ शेरनी है। विदेश से पहले तो आज के दिन में शिक्षित नौजवान लोग पॉलिटिक्स में नहीं आना चाहता है, कि इसलिए अगर हम लोग पॉलिटिकल कल्चर ऐसे बना देंगे कि एक
दूसरे के नाम पे, ठीक है, आप एक अदर से विश्वास करते हैं, वो दूसरे मतादर से विश्वास रखते हैं, सही है, बट एक आदमी अगर दूसरे आदमी के ऊपर थोड़ा इतना रेस्पेक्ट नहीं रख सकते हैं, तो आप लोग कैसे देश के ऊपर बाकी जनता का रेस्पेक्ट कैसे रखेंगे, ये मेरे लिए डाउटफुल है। छोड़िए, वो तो अपना अपना जो आइडेंटिटी है। आप मुझे तन्मय जी ये बताइए, जो लोग मर रहे हैं, रोज मर रहे हैं, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा इस हिंसा की? उसमें आ रहा हूँ, इसके पहले भी आपका चैनल में बोल चुका हूँ कि डोंट ट्रीट मी एज टीएमसी सपोर्टर। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं आपको कह भी नहीं रहा सर, आपको मैं एक बंगाल का सियासी तज्जियाकार कह रहा हूँ, राजनीतिक विश्लेषक कह रहा हूँ।